तो टॉपिक जैसे कि आप सभी को पता है कौन कौन से हैं, अम्ल, क्षार, लवण। केमिस्ट्री का टॉपिक, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? 9वीं 10वीं में कभी पढ़ा होगा भूतकाल में? हाँ पढ़ा तो है, ऐसा तो नहीं है कोई पहली बार देख रहा है इसको, ये शब्द ही पहली बार आया है जीवन में, नहीं है ना? बस ठीक है, बाकी मैं जानता हूँ क्या करना है। दूसरा टॉपिक है आपका तत्व यौगिक मिश्रण, ये भी आपने, तत्व क्या होते हैं, यौगिक, मिश्रण, धातु, उपधातु, अधातु, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये सारे इसमें पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। उसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये तो सभी को पता ही होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पता है क्या? ये जब ए को बी में बदल लें, बी को वापस ए में बदल लें, तो भौतिक परिवर्तन। ए को बी में बदल लिया, बी से वापस ए नहीं बना, तो रासायनिक परिवर्तन। खत्म टॉपिक, बस इतना ही है। लकड़ी को जलाया, राख बनी, राख से वापस लकड़ी नहीं बनी, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। धातु का गलना, मन किया तब कान का नाक का बना लिया, मन किया तब कान का बना लिया, कौन सा परिवर्तन? मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल लें और दूसरी से वापस पहली बना ले, तो वो कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। पहले ही वापस नहीं बने, वो कौन सा होगा? बात खत्म, बस इतना ही है इसमें। गति, ठीक है, इतना नहीं है और भी है, सरे खत्म ही कर दिया, ठीक है। इसमें अपने गति के प्रकार पढ़ेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, आप सभी को पता है। न्यूटन के पास थी बकरी, क्या थी? बकरी। वो बकरी न्यूटन का बहुत कहना मानती थी, जैसा न्यूटन कहता था वैसा ही वो करती थी। न्यूटन बोला कि मेरी बकरी जब तक मैं इसको रोकूं नहीं तब तक ये रुकती नहीं, और जब तक मैं इसको मारूं नहीं तब तक ये चलती नहीं। और इसी से उसने पहला नियम दे दिया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल। ये पहला नियम बकरी से आ गया। न्यूटन बोला कि मेरी बकरी को जब मैं थप्पड़ मारता हूं तो बकरी कैसे बोलती है? मैं। तो उसने कहा कि जो मैं बाहरी बल लगा रहा हूं एफ फोर्स, वो किसके बराबर है? एम ए। दूसरा नियम, बकरी के थप्पड़ मारा तो बकरी ने वापिस लात मारी, क्रिया की प्रतिक्रिया। तीसरा नियम गया। बल और गति के नियम यही है। प्रकाश, प्रकाश आपने पढ़ा होगा, लेंस, दर्पण, उत्तल, अवतल, है ना, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, लेंस, सूत्र वगैरह, ठीक है। फोकस बिंदु पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर कहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी वाले, कोशिका संरचना और प्रकार्य। कोशिका का शक्तिग्रह, ये तो आपको पता ही होगा कौन होता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मत पढ़ना, ठीक है। डंके लेवल का क्वेश्चन आएगा। आप देख लो ना आपके बैच में कितने स्टूडेंट है, काफी हैं, तो ऐसा पर्सन सभी को आता है ये कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो देगा क्या पेपर वाला ये क्वेश्चन? नहीं देगा। अच्छा क्वेश्चन आएगा, लेवल का पढ़ना पड़ेगा। जीवों में श्वसन परिवहन, आप सांस कैसे लेते हो, 1 मिनट में कितनी बार लेते हो? हैं 12 से 16 या 12 से 18? 12 से, एनसीईआरटी कहती है 12 से 16। ल्यूसेंट वगैरह कुछ भी गए, अपने को याद ही नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद में जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन पढ़ना है अपने को, जंतुओं में वो भी, ठीक है। तो ये अपने सामान्य विज्ञान के 10 अंकों के 9 टॉपिक हैं, जिसमें अपने सबसे पहले बायोलॉजी को कवर करेंगे, फिर आएंगे केमिस्ट्री पे, और फिर लास्ट में फिजिक्स पे। जहां तक आएंगे तो कुछ तो हमारा साथ छोड़ देंगे, और जिसको सिलेक्शन लेना है वो अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट ज़्यादा है और नंबर भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। इस पे अपने बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। तो सिलेबस में कोई समस्या किसी के नहीं है ना? करें शुरू, फिर डेमो लोगे? पहले डेमो दूंगा भी नहीं मैं, ठीक है। हाँ, और कर रहे हैं। तो अपना पहला टॉपिक आज का बायोलॉजी का, लिखना नहीं है अभी, मैं अपने आप बोल दूंगा कब लिखना है, ठीक है।
जंतुओं में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल में, प्लांट में नहीं है, प्लांट वाला आपके समझ में भी नहीं आता अगर आर्ट्स से हो तो जंतुओं में जनन की बात करें तो पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि जनन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या। उसके बाद में 2 नंबर पर हम बात करेंगे जनन के प्रकार। कोई अंग्रेजी माध्यम वाला है क्या? नहीं है? अंग्रेजी जो बाइलिंगुअल बताऊं या सिंगल हिंदी में ही चलने दूं? क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम से है तो शायद 2 भाषाओं का उपयोग करेंगे तो शायद एक भाषा भी पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपके कोई आपकी कोई समस्या हो टर्म्स में तो आप बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, जनन के प्रकार। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मानव जनन। ठीक है, और उसमें नर मादा और लास्ट में निषेचन। ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं मुख्यतः है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सब टॉपिक खूब होंगे। ठीक है, खूब जानकारी भी मिलेगी आपको इसमें और अच्छे से आपको समझना है। कोई भी बात समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन करे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं जनन की, कि जनन है क्या। जनन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया। हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सारी क्या है अपने बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। जीवित रहने के लिए जैसे सांस जरूरी है, पाचन जरूरी है, उसी तरीके से जनन भी जरूरी है। किसके लिए? जीवित रहने के लिए। तो पहली बात आपको इसमें जो याद रखनी है वो क्या है? ये क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। दूसरी बात कि प्रत्येक, चाहे कोई सा भी जंतु, एक छोटा सा कीट भी है, तो वो अपने वंश और जाति के अस्तित्व के लिए जनन की प्रक्रिया करता है। अगर ये नहीं होगी तो न तो उसका वंश चलेगा, न उसकी संतति आगे बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो विलुप्त हो जाएगी। तो जनन किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि अगर ये हुआ ही नहीं तो नई संतति नहीं आएगी, और जब नई संतति नहीं आएगी तो फिर जो प्रजाति है वो विलुप्त होगी या नहीं होगी। बहुत सारी देख भी रहे हैं अपने। ठीक है, मोदी जी चीते बाहर से लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो बचे ही नहीं। ठीक है, तो वो किस लिए जनन इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी जाति के संरक्षण के लिए या किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, देखा था उस टाइम न्यूज में। ठीक है, देखा था जब मोदी जी ने वो चिते छोड़े थे जन्मदिन के समय, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 3 चिते छोड़े जिसमें 2 नर थे और 1 मादा। ठीक है, किस लिए? ठीक है, क्या 8 नहीं, मोदी जी ने 3 छोड़े थे, वैसे 8 लाए थे। ठीक है, मोदी जी ने 3 छोड़े थे, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जनन किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। दूसरी बात, जनन करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? जनक। ये टर्म्स आएगी जिनको मैं आगे वापस नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहीं से समझना है कि जनक क्या होते हैं, जो क्या करेंगे? जनन करेंगे। और इनके जनन से जो मैं कहूं नया जीव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? संतति या संतान। जिनके बीच जनन की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएंगे? जनक। और जनन से जो नया जीव बनेगा उसको क्या कहेंगे? संतति या संतान। इस संतति और संतान में वापिस से वृद्धि और विकास होगा जिससे नया जीव बनेगा, और ये वापिस फिर जनन की प्रक्रिया करके इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। तो जनन क्या होता है? जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जो किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए क्या है? जरूरी है। जनन करने वाले जीव क्या कहलाएंगे?
इनसे जो जीव नया उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, और इन संतति में क्या होगा, वृद्धि और विकास, जिससे क्या बनेगा जी, और फिर वो वापस जनन की प्रक्रिया के द्वारा निरंतरता बनाए रखेगा। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं बेसिक बात। हेडिंग डाल दो, जीवों में जनन, और उसमें एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, जनन। लिखो, किसी भी जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए जनन एक जैविक प्रक्रिया है। किसी भी जीव के लिए जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो उस जीव की जाति के अस्तित्व को, जो उस जीव के जाति के अस्तित्व को बनाए रखती है। बनाए रखती है, ठीक है। जनन की प्रक्रिया करने वाले जीव जनन की प्रक्रिया करने वाले जीव जनक कहलाते हैं, तथा इनसे जनन करने वाले जीव जनक कहलाते हैं, तथा इनसे उत्पन्न होने वाले नए जीव को संतान या संतति कहा जाता है। नए जीव को संतान या संतति कहा जाता है। यह संतति वृद्धि तथा विकास के द्वारा, यह संतति वृद्धि तथा विकास के द्वारा जाति की निरंतरता को, जाति की निरंतरता को बनाए रखती है। कोई समस्या? ठीक है, ये बेसिक बात थी। एक हेडिंग डाल के लिखने का काम रोक दीजिए, जीवों में जनन के प्रकार। जीवों में जनन के प्रकार, ठीक है। तो जीवों में जनन है वो दो प्रकार का होता है बेसिकली, ठीक है। मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, ठीक है। अब इनमें छोटी छोटी डेफिनेशन बनेगी, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर बात करें हम अलैंगिक जनन की, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति का निर्माण एक
एकल जनक के द्वारा होता है। इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, नर मादा समझते हो, मेल फीमेल, तो नया जीव जो बनेगा ना वो या तो नर से बन जाएगा या मादा से बन जाएगा, दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति का निर्माण एकल जनक सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है वो कौन सा होगा? कोई समस्या? दूसरी बात, अब एक ही जनक है तो अंडाणु शुक्राणु का मिलन है वो नहीं होगा, और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के प्रोसेस को पहली तो इसकी विशेषता क्या होगी? एकल जनक की आवश्यकता। दूसरा, एक प्रक्रिया होती है, अब ये आप वर्बली बोलोगे तो आपके दिक्कत रहेगी, सहचय वाली, संसेचन। इसका मतलब क्या है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, ये इसमें नहीं होगा। जनन की किस प्रक्रिया में संसेचन की प्रक्रिया नहीं होती? तो आपको याद रखना है इसमें तीसरी विशेषता, इसमें जो संतति या संतान उत्पन्न होगी वो हूबहू अपने जनक के समान होगी, इसलिए उसे कहा जाता है क्या? क्लोन। तीन ही बातें याद रखनी है। क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने जनक के जैसी होती है। किसके जैसी होती है? जनक जैसी नर होगी, जैसा नर होगा या जैसी मादा होगी वैसे ही क्या होगी? संतति। तो तीन ही बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है या संतति का निर्माण है वो एकल जनक के द्वारा होगा। दूसरी बात, इसमें संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। तीसरी बात, इसमें जो संतति होगी वो हूबहू अपने जनक के समान होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्लोन। क्या आपका क्लोन बनाया जा सकता है? मान लीजिए आप 3rd ग्रेड बन गए, आगे भी तैयारी जारी रखोगे और आपने RSIS का एग्ज़ाम फाइट किया, इंटरव्यू में बैठे हो और आपने गलती से ये बोल दिया कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपसे पूछ लिया क्या आपका क्लोन बनाया जा सकता है? हाँ तो कैसे, ना तो क्यों नहीं? हमें पता नहीं हैं? हथियार मत डाला करो, थोड़ा बहुत तो बताया करो। पहले ही दिन है, नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है, फिल्मों में तो बना देते हैं हैं? रजनीकांत काफी सारे बना दिए थे। बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हूबहू नहीं होगा, कुछ चीजें समान हो सकती है, हूबहू नहीं होगा। इसमें तो हूबहू होता है, बिल्कुल सेम वैसा। ठीक है, आंख एक है तो एक ही आंख होगी। ठीक है, काली है तो काली, भूरी है तो भूरी, नीली है तो नीली। ठीक है, हूबहू सेम होता है जनक के। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है, संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, और जो जनक संतति होगी वो बिल्कुल अपने जनक के समान होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लिखो फिर। अब एक छोटी सी बात पहले और अपने चर्चा में लाते हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में, ये सोशल मीडिया पे, कहीं भी। ठीक है, मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि इंटरकास्ट मैरिज होती है जो, ठीक है, अंतरजातीय विवाह है, तो आपने सुना होगा कि उसमें जो बच्चा होगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा होंगे। कहते हैं ना कि थोड़ा सा स्मार्ट होगा, ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, ऐसा सुना है क्या? कुछ सुना है? नहीं सुना?
तो ये तो सुना होगा कि अपने जो कुछ गुण हैं वो अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं, कुछ कुछ अलग होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स पढ़ा होगा। अब इसमें जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है वो हूबहू कैसा है, अपने जनक के जैसा। तो मैं क्या इसमें ये बात कह सकता हूं कि इसमें जो संतति होगी उनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं अधिक नहीं होगी, क्योंकि उसी जीव के जैसा है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। ठीक है, कि अपनी जो वंशावली है, कि अपने दादा परदादा के जो गुण थे वो दादाजी में, उनसे पिताजी में, उससे अपने में, और अपने से अपनी अगली संतति में, और यही जो वंशावली है वो फीमेल की होगी। इंटरकास्ट मैरिज में ये चेंज हो जाती है, इसके कारण उनमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, साइंस भी कहती है अंतरजातीय विवाह से जो संतति उत्पन्न होती है उसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, और बॉलीवुड इसको खूब फॉलो करता है। ठीक है, जितने भी खान हैं वो सारे हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, और कुछ हिंदू है वो मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं। तो इसमें अपने को देखना चाहिए एक साइंस के दृष्टिकोण से, ठीक है, कि इससे वेरिएशन कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो उनकी वंशावली है वो चेंज हो जाएगी, और दोनों के जो अच्छे वाले गुण हैं वो बच्चे में आएंगे, और ऐसा बच्चा बहुमुखी प्रतिभा का होता है। आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, लिखो फिर। अलैंगिक जनन, अरे भाई मेरा मुंह मत खुलवाओ। ठीक है, जनन की इस प्रक्रिया में अलैंगिक जनन हेडिंग डाल ली, इसमें लिखना है, न डाल लो कोई बात नहीं, आराम से। डाल ली हेडिंग, लिखो फिर। जनन की इस प्रक्रिया में संतति का निर्माण एकल जनक, एकल जनक के द्वारा होता है, अर्थात ये बात भी लिखो, नए जीव का निर्माण, अर्थात नए जीव का निर्माण केवल नर या केवल मादा के द्वारा होता है। नई लाइन से, जनन की इस प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु अंडाणु तथा शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, अंडाणु तथा शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, अर्थात संसेचन की प्रक्रिया नहीं होती। अंडरलाइन कर लेना, संसेचन, एकल जनक, ये अंडरलाइन कर लेना, जो चीज याद रखनी है आपको। अर्थात संसेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरी और अंतिम बात, जनन की इस प्रक्रिया में जनन की इस प्रक्रिया में प्राप्त होने वाली संतति हूबहू
अपने जनक के समान हूबहू अपने जनक के समान होती है, जिनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं जिनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं बहुत कम पाई जाती है। इसलिए इस जीव को क्लोन कहा जाता है। नई लाइन से, अलैंगिक जनन की 5 विधियां हैं। लिखने का काम रोक दीजिए। 5 टाइप का ये अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। पहले मैं 5 के नाम लिख रहा हूं। पहला है द्विविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है बीजाणु जनन और अंतिम है पुनर्जनन। अब इसमें है ना, आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा, वो भी एनसीईआरटी के। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल हजारों लिख सकते हैं, कोई काम के नहीं है, एनसीईआरटी के याद रखने हैं, ठीक है। पहले मैं एक एक को समझाता हूं, फिर अपने इस पे बात करेंगे। द्विविखंडन, आपने सुना होगा एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, वही सारे काम करती है, वो एक कोशिकीय जीव। और जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, वो आप कौन से जीव हो? शाबाश, पता है आपको। तो बहुकोशिकीय हो गया। पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है? आप में जंतु कोशिका, प्राणी नहीं है, प्राणी कोशिका भी है, ठीक है। द्विविखंडन, एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक ही कोशिका होगी, ये एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूट जाएगी और दोनों से नए जीव बन जाएंगे दो। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपको याद रखना है द्वि, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें ये कौन सी है, कौन सी विधि होगी अलैंगिक जनन की? दूसरी है बहुविखंडन, एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। एक कोशिका 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुविखंडन। ये मलेरिया रोग सुना है आपने? किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर है ना, अरे वो वाहक होती है मूर्खानंदो, प्लाज्मोडियम। रोगजनक क्या होता है? मेरे अंदर मलेरिया होगा तो किसके कारण होगा? और मेरे से मलेरिया आप में होगा तो प्लाज्मोडियम के कारण होगा। मेरे से प्लाज्मोडियम को आप तक ले जाने का काम मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। तो वो मादा एनाफिलीज वो वाहक होती है, और रोगजनक रोगकारक रोगाणु प्रतिजन वो कौन होता है? प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? एक ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में मुकुलन,
ठीक है, जैसे कोई जीव है इस तरीके से, उससे एक अपवर्दी निकलेगी, बड जिसको कहते हैं। ये धीरे धीरे बड़ी होगी और इससे अलग हो जाएगी और एक नए जीव का निर्माण कर लेगी। आपको याद रखना है इसके लिए उदाहरण हाइड्रा, और एक याद रख लेना हिस्ट। हिस्ट, ठीक है, ये है ये, ठीक है, क्या बोलोगे इसको? हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, एडजस्ट करना, ठीक है। ब्रेड देखी है फुली हुई, ब्रेड की बेकरी होती है, उसके पास से गुजरते हो तो एक स्मेल नहीं आती अजीब तरीके की, ठीक है, वो ईस्ट की होती है, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी नाम होता है उसका, और उसी ईस्ट से बियर बनाई जाती है, ठीक है। हाँ, तो ब्रेड खा लेनी चाहिए। बीजाणु जनन, जिस तरीके से अपने अंदर अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, जो कवक होते हैं ना फंगस, उनमें होता है स्पोर, और स्पोर के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। और ये किस में पाया जाता है? पुनर्जनन। आपका शरीर है, जैसे मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, जिससे आपकी जल्दी कैच हो। जैसे मैंने आपकी उंगली काट दी, क्या कर दी? और उस उंगली से आपके जैसा ही नया जीव बन गया, उसको हम क्या कहेंगे? और ये पाया जाता है प्लेन एरिया में। किसमें पाया जाता है? प्लेन एरिया में। ये 5 प्रकार हो गए किसके? अलैंगिक जनन के। यही अपनी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है 10th तक की में, और उससे ज़्यादा लेवल का आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो वापिस से एक बार, अलैंगिक जनन कितनी विधियां? सबसे पहले कौन सी? एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर लेगी। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन है वो किस विधि के द्वारा होता है? 2 उदाहरण याद रख लेना, एक तो कौन सा? अमीबा, और दूसरा पैरामीशियम। देखिए क्या अमीबा कैसी होती है? ऐसी होती है वो कह रहा है ऐसी होती है, मतलब उसका कोई शेप तो होगा, गोलाकार, त्रिभुजाकार, सर्पिलाकार। आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता। शाबाश, मैं तो आपको ऐसे ही समझ रहा था, नॉलेजधारी आदमी हो। बहुविखंडन, एक कोशिका 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर लेगी। ये विधि किसमें पाई जाती है? प्लाज्मोडियम में, ठीक है। मुकुलन बता दिया, 2 याद रखने हैं, एक तो हाइड्रा और दूसरा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना इनकी पिक्चर भी ले आता, आपको दिखा देते, कल दिखा दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में इनकी फोटो दिखा देंगे। बीजाणु जनन, जिसमें जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? स्पोर को अपने बीजाणु कह सकते हैं, ठीक है। बीजाणु याद रख लेना, एक ही बात है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में अंतिम प्लेन एरिया, कि शरीर का कटा हुआ कोई भी भाग नए जीव का निर्माण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? सुअर देखा है क्या आपने? सुअर, सुअर में एक आपने प्रोसेस सुनी होगी पुनरुद्भवन की। छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है, ठीक है। हमारे शरीर में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा कौन से भाग में पाई जाती है? लीवर में। लीवर में सबसे ज्यादा होती है और ब्रेन में सबसे कम होती है। इसीलिए ब्रेन के जो पेशेंट होते हैं वो थोड़े से रिकवर धीरे होते हैं, क्योंकि बहुत कम रिकवरी होती है उनकी, ठीक है। और लीवर अपने डोनेट भी कर सकते हैं, जैसे किसी का डैमेज हो गया लीवर, तो किसी का अच्छा लीवर है तो उसका कुछ भाग दिया जा सकता है, क्योंकि उसके वो नया अपने आप बन जाएगा। सूअर की एक खासियत होगी, सूअर को अगर अपने, जैसे मैंने सूअर पकड़ा और उसको, सूअर को आप क्या बोलते हो? हाँ वही, ठीक है 10 भागों में काट दिया, उनको साइड में रख दिया और थोड़ी देर बाद वापस जोड़ दिया, तो सूअर जीवित हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये कहोगे सर आप तो ऐसे ही छोड़ रहे हो, हैं काट लेना ठीक है।
प्रोसेस पाई जाती है उसमें कुछ समय के लिए, ठीक है। तो पांचों समझ में आए? अरे मजाक नहीं कर रहा, सही में होता है ऐसा, ठीक है। आप हैं, वो उसका टाइम पीरियड होता है, बच्चा ले रहे हो, बुजुर्ग ले रहे हो, सुअर, ठीक है, ठीक है। अधिकतम तो आप ये कि चल आज काट लिया, कल जोड़ के देखते हैं, मास्टर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा था, ठीक है। 2-4 मिनट का ही टाइम होता है, उसके बाद तो सेल्स डेड होने लगती है, ठीक है। अब एक बार ब्रेन डेड हुआ है, हार्ट फेल हुआ, तो फिर क्या जोड़ दोगे? भले जोड़े रखो उसको, मिट्टी से चिपका भले लेना, वो तो जिंदा होगा नहीं। लिखो आगे, पहला लिखो द्विविखंडन। समझ में तो आ रहा ना, या फ्लैट आ रहा है? आना चाहिए बस समझ में। पहली प्रोसेस लिखो द्विविखंडन। देखो, जनन की इस प्रक्रिया में एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर लेती है। ठीक है, यह विधि एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यह विधि एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। उदाहरण में लिख दो, अमीबा पैरामीशियम, ये सामने लिखा हुआ है। दूसरी बहुविखंडन। देखो, जनन की इस विधि में जनन की इस विधि में एक कोशिका दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होकर बहुत सारे नए जीवों का निर्माण कर लेती है। बहुत सारे जीवों का निर्माण कर लेती है। उदाहरण, प्लाज्मोडियम। मुकुलन तीसरा। ठीक है, लिखो, जनन की इस विधि में जनन की इस विधि में, लिखने की स्पीड ज्यादा है
हैं तो बोल देते। एडवाइस दे रहे हो मेरे को, बोलूंगा तो मैं मेरी स्पीड से। जनन की इस विधि में है, पेन चेंज करूं, दिख नहीं रहा। शायद मेरे को 45 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, अब बोल रहे हो आप। अच्छा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, अब मशीन लगा ली मैंने। अरे बोलना चाहिए, ठीक है। अब आपने पढ़ने के लिए पैसे दिए हमें, 40 मिनट ऐसे ही गए आपके। लिखो, ध्यान नहीं दिया तो मेरा ध्यान किधर और होगा। देखो, जनन की इस विधि में जीव के शरीर का, जीव के शरीर का कोई भाग बड, इसको बड कहते हैं, ठीक है। दिख रहा है, सही है रंग, बड, हाँ लिख लो रे, के रूप में वृद्धि कर कुछ समय पश्चात जीव से अलग होकर नई संतति का निर्माण कर देता है। घरों में आलू देखे होंगे, कई बार अंकुरित हो जाते हैं ना, निकल आती है वो छोटी छोटी, ठीक है, आंख, उसी तरीके से होता है, ठीक है। एक अपवर्ती होगी, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप अलग हो जाएगी और उससे नया जीव बन जाएगा, ठीक है। नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण लिख दो, हाइड्रा ईस्ट, लिख दिया, लिख लो आराम से, लिख लिया। बीजाणु जनन, चौथी प्रक्रिया। आपने खुंबी देखी होगी, देखी होगी, पंडित लोग नहीं खाते, ठीक है। खाते हैं क्या? नहीं खाते, कि वो शायद समझते हैं कि मांस, वो कवक होता है, मशरूम जो होता है वो क्या होता है, कवक होता है, ठीक है। अपने शाम को रोटी बनाते हैं, सुबह उस पर ब्राउन कलर की पपड़ी सी बन जाती है ना एक, ठीक है, बासी रोटी जो हो जाती है वो क्या होता है, कवक। अपने हवा जो चलती है उसमें जिस तरह से धूल के कण होते हैं, उसी तरीके से कवक का ये बीजाणु रूप होता है, ठीक है। तो फंगस इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, ठीक है। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा ब्लैक फंगस आया था, आंखें वांखें जा रही थी, ठीक है, तो वो हवा में थे, ठीक है। कौन था? कवक के बीजाणु। तो लिखो, जनन की इस विधि में स्पोर अथवा बीजाणु, स्पोर, स्पोर, हाँ, अथवा बीजाणु के द्वारा जनन होता है। जनन की इस विधि में स्पोर अथवा बीजाणु के द्वारा जनन होता है। और इसी में लिख देना, अधिकांश
कवक में अधिकांश कवक में जनन इसी विधि द्वारा होता है, मतलब बीजाणु जनन। अब कवक होगा ना, उससे बीजाणु बनेंगे और बीजाणु से नया जीव बन जाएगा। ठीक है, न नर की जरूरत होगी न मादा की, दोनों को मिलने की जरूरत नहीं है। एक अकेला जीव जो उसने बीजाणु बनाए हैं उसी से नए जीव बन जाएंगे। अंतिम लिखिएगा पुनर्जन। कवक को हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा है। लिखवा तो दिया उदाहरण। पुनर्जनन, पुनर्जनन लिखो। जब जब जीव के शरीर का, जब जीव के शरीर का कटा हुआ कोई भाग नए जीव का, कटा हुआ कोई भाग नए जीव का निर्माण कर ले तो उसे पुनर्जनन पुनर्जनन कहा जाता है। एग्जाम्पल, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया